विश्व में जो दर्शन का विकास है वह भारत में बाद में आया है। लेकिन जो दर्शन का विकास है वो भारत में सबसे पहले आया और बाकी दुनिया में यहीं से, भारत से ही बाकी दुनिया में गया है। तो ये जैसे ऊपर हमने नोट किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बुद्धिज्म, भारतीय संविधान और बुद्ध, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बुद्धिज्म। इसका मेन मकसद है कि जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि तथागत बुद्धा की थ्योरी तो सम्राट अशोक ने इंक्लूड किया और तथागत बुद्धा का सिद्धांत और सम्राट अशोक का सिद्धांत, या यूँ कर लीजिए कि तथागत बुद्धा और सम्राट अशोक का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जो इनके विचार हैं, वह भारतीय संविधान में इस पर गहरा प्रभाव है। और इसको सही ढंग से अगर परिभाषित कर दिया जाए तो भारतीय राजनीति में उथल पुथल होना स्वाभाविक है। तो ये नंबर 1 है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखें, टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर, टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखें। दूसरा है हिंसा का त्याग करें, टू हैव नहीं टू ऑब्जर्व वायलेंस, हिंसा का त्याग करें। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। चौथा है मानवतावाद की भावना का विकास करें, टू डेवलप द ह्यूमनिस्ट, टू डेवलप द ह्यूमनिस्ट, मानवतावाद की भावना का विकास करें। और पांचवा है सद्भाव और भ्रातृत्व भावना का विकास करें, टू ऑल द प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people। तो जैसा कि हमें देखने से पता चलता है कि ये सब सारी बातें तथागत बुद्धा की थ्योरी में दिखाई देती, तथागत बुद्धा के सिद्धांत होती। प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखें, जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, मानव के प्रति तो करुणा की बात ही है, जो जीव जंतु हैं उनके प्रति भी करुणा की भावना तथागत बुद्ध का सिद्धांत है। जो करुणा शब्द है, करुणा का सम्राट अशोक जब अखंड भारत का जब शासक बने तो उन्होंने, भाई अखंड भारत के शासक होने के नाते उनके पास अकूत संसाधन थे,
सारे देश के दुभाषिया थे, ट्रांसलेटर थे। उन्होंने धम्म लिपि को यूनानी भाषा में ट्रांसलेट कराया था, और यूनानी भाषा में ट्रांसलेट जो करुणा का यूनानी जो लैंग्वेज है डिक्शनरी, उसको यूसेबिया कहा जाता है, यूसेबिया। तो यूसेबिया आप देखेंगे कि यूसेबिया को ही करुणा कहा जाता है। तो इस तरीके से दूसरा है हिंसा का त्याग करें। अहिंसा का सिद्धांत भी बुद्ध ने ही पहले लाया था। हिंसा नहीं होना चाहिए, और हिंसा का त्याग अगर कर देंगे आप, करुणा की भावना जग जाएगी, तो फिर आप किसी की हत्या नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। करुणा की भावना और हिंसा का परित्याग करें। अब ये सब सारा कुछ बुद्धिज्म से लिया गया है। अगर आप हिंसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर वैसे ही करुणा आ जाएगी। फिर इधर देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जब आप करेंगे, तो किसी चीज की आप जो है उस पर तर्क करेंगे, अपने तर्क और विवेक के कसौटी पर उसको कसेंगे। जब खरा उतरेगा तब आप मानेंगे। तो इसी से बुद्धा का सिद्धांत कार्य और कारण का सिद्धांत हुआ। और कार्य और कारण के सिद्धांत को सबसे पहले 16वीं शताब्दी में बेकन ने यूरोप ले गए, और जब वहाँ ये पता चला कि बिना किसी कारण के कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, तो उस पर बहुत काफ़ी लंबा जब उन्होंने रिसर्च किया, तब इसके बाद वहाँ यूरोप में गैलीलियो, बेकन, न्यूटन और स्टैम्पर जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए। ये बुद्ध के सिद्धांत का जो कार्य और कारण का सिद्धांत, इसी की वजह से वहाँ ये इतने सारे वैज्ञानिक पैदा हुए। इसके पीछे अब आप जाइए 17वीं सदी में जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो उसके पहले कभी कोई दुनिया में दर्शन का विकास ही नहीं हुआ था, या कोई दार्शनिक पैदा हुए भी रहे होंगे, तो वो अपने दर्शन को जब परिभाषित नहीं कर पाते थे, डिफिनेशन नहीं कर पाते थे, तो उन्हें तो उस समय के जो राजा लोग होते थे, या तो उन्हें फांसी चढ़ा देते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो पृथ्वी गोल है, उसको सबसे पहले वो 16वीं सदी के पहले या 15वीं सदी के आसपास में किसी वैज्ञानिक ने इस बात को रखा था यूरोप में ही। तो वहाँ के राजाओं ने उनकी बात को नहीं माना और उसको फांसी के फंदे चढ़ा दी। तो जो दर्शन का उसके पहले जो विकास हुआ फ्रांस की क्रांति के पहले अगर हुआ होगा, अब ये रूसो से लेकर के तमाम सुकरात वगैरह ये तो सारे के सारे 16वीं सदी के बाद के हैं। और बुद्ध का जो दर्शन है, सम्राट अशोक का जो दर्शन है, जो बुद्धा का दर्शन है, उसको सम्राट अशोक ने इंक्लूड किया। तो यह दर्शन तो अब 2200-2300 साल पहले का है। तो इसको कैसे कहा जा सकता है? तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मानववाद की विकास का भावना, लोगों में सद्भाव और भ्रातृत्व भावना का विकास करें। तो ये सारी चीज़ें ये बुद्धा से ली गई हैं, बुद्धा की थ्योरी से ली गई हैं। अब आप इसको अगर हटा देंगे तो एक संविधान हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसका भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 है। वैसे संविधान के अंदर 22 भाग हैं, अब आजकल 25 भाग हो गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये जब संविधान शुरू में बना था तो भाग 4 ही था, लेकिन बाद में 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार में
एक स्वर्ण सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने, क्योंकि ये मूल अधिकार को डिफाइन करता है भाग 4, ये भाग 4 जो है फंडामेंटल राइट को डिफाइन करता है। तो वो रसिया गए थे, तो रसिया के संविधान का उन्होंने अध्ययन किया था, तो उनको पता चला कि सिर्फ मूल अधिकार से तो कार्य नहीं चलने वाले हैं, कुछ नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। इसमें जो आप देखेंगे कि इसमें जो मूल अधिकार की बात की गई है, तो बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने उस पर कार्य किया, और कार्य करने के बाद में मूल कर्तव्य आया, फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे नागरिकों के केवल अधिकार ही नहीं चाहिए बल्कि उनके पास कर्तव्य भी होना चाहिए। जैसे ये बोला उसमें मनुस्मृति में क्या था कि एक वर्ग ऐसा था कि जिसके पास में अधिकार सबसे अधिक था, कर्तव्य कुछ नहीं था, और एक वर्ग ऐसा था कि जिसके पास कर्तव्य सबसे अधिक था और अधिकार कुछ नहीं था। तो इस भेदभावना को समाप्त करने के लिए तो बाद में मूल कर्तव्य वह स्वर्ण सिंह की कमेटी ने संविधान में संशोधन करके तो भाग 4 क जोड़ा गया, 4A जिसको कहते हैं मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य आप देखेंगे कि ये सारी चीजें मिल रही हैं, ये सब की सब बातें मिल रही हैं। जैसे ये स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड है, लास्ट वाला जो है, लोगों में भ्रातृत्व भावना का विकास करें। तो आप फंडामेंटल ड्यूटी में आप देखें, ये यहाँ है ना, ये कॉमन ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। फिर आप देखेंगे कि टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएटर, ये सबसे जो ऊपर है, पॉइंट 1 है, टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएटर, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना होना चाहिए। और फिर आप इसमें खोजिए, फिर आपको ये मिलेगा एक और, हिंसा का त्याग करें, टू ऑब्जर्व वायोलेंस। अब इसमें देखिए, खोजिए आप, देखिए ये यहाँ ये मिल गया है, यही कहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर है, टू ऑब्जर्व वायोलेंस। और एक चीज और होगा, लोगों में भ्रातृत्व भावना का विकास करें, तो यहाँ भी देखिए मिल रहा है, टू द डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ, यह है इसमें ऑल द पीपुल। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान है वह तथागत के जो विचार हैं और सम्राट अशोक के जो शासन प्रशासन का जो व्यवस्था है, उसका जबरदस्त प्रवाह भारतीय संविधान के अंदर है। और ये सारी चीजें यहीं से गई है। जैसे ये होता है ना कि अमेरिका के संविधान से डेमोक्रेसी ले गई है, आप लोग पढ़े होंगे, जब संविधान को आप पढ़िएगा तो ये कानून व्यवस्था जो है इंग्लैंड के, फ्रांस के संविधान से ली गई है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। सारे संविधानों का अलग अलग दिया है कि फला संविधान से, अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है। तो ये सारे के सारे जो उसमें बताया जाता है, तो उसके पहले ये जो सारी व्यवस्था है, डेमोक्रेसी की है या संसदीय प्रणाली की है, वो सारी व्यवस्था जो है यहीं से ली गई, भारत से, बुद्धा के थ्योरी से ली गई है। और बुद्धा की थ्योरी को सम्राट अशोक ने अपने राज शासन व्यवस्था में इंक्लूड किया, और इंक्लूड करके उन्होंने, तो आपने देखा होगा कि हिंसा का परित्याग करें,
सम्राट अशोक ने सारे जितने लघु शिलालेख है, चाहे वो मठमोरिया का शिलालेख हो, चाहे सासाराम का शिलालेख हो, चाहे मिर्जापुर का शिलालेख हो, चाहे तमाम जगह शिलालेख, उसको बड़े पैमाने पर हिंसा का परित्याग करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना, ये सारी चीज़ें सम्राट अशोक ने उस शिलालेखों में लिखवाया है। तो उस बात को हम इसलिए नहीं मान सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो हमें गलत पढ़ाया जाता है, जैसे जिसके पास कलम की ताकत है उसी का इतिहास होता है, इतिहास उसी का बनता है जिनके हाथ में कलम होती है। और जिनके हाथ में कलम होती है, जिसके हाथ में रीडिंग राइटिंग थिंकिंग की व्यवस्था होती है, वो अपना इतिहास बनाते हैं, वो दूसरे का इतिहास नहीं बनाएंगे। अपने समाज के इतिहास का इसीलिए बोला गया है कि जो समाज अपने समाज के इतिहास को नहीं जान पाएगा या अपना इतिहास नहीं जान पाएगा, वो दूसरे समाज के इतिहास का गुलाम हो जाएगा। तो मेरे समझ में यही आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो दार्शनिक चीज़ें हैं, सब यहीं से दूसरे देशों में गई, दूसरे देशों में फिर जाकर के हमारे यहाँ वापिस आई। तो हमारे भारतवर्ष में दर्शन का विकास तथागत बुद्धा के 6वीं शताब्दी में जो इनका जन्म हुआ था, आज तो लगभग 3000 वर्ष हो गए होंगे। और सम्राट अशोक की जो राज व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, आज 2300-2400 साल हो गए हैं। तो यहीं से ये सारी व्यवस्था गई है और फिर वहाँ से यहाँ आई है। भारत कितना बुद्धिज्म के क्षेत्र में ताकतवर रहा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी ताकतवर रहा होगा, आज उसका बुद्धिज्म का जो प्रभाव है वो भारतीय संविधान के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव इसका है। और इसको अगर सही ढंग से परिभाषित कर दिया जाए, डिफाइन कर दिया जाए, तो जो भारतीय राजनीति है इसमें बहुत बड़ी उथल पुथल मच सकती है। इसलिए इसको हमने क्योंकि इसको हमने लाया है, अभी तो बहुत हल्के ढंग से इसको समझाने में जब और लोग रहते हैं, ज़्यादा कैडर में लोग बैठते हैं, तो थोड़ा सा और दिमाग को रन करना बनता है। अब 1-2 आदमी के साथ ठीक नहीं लगता है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि अब हमें संविधान जो हमने जो इधर अध्ययन किया है, हालांकि ये बातें जो हम लोगों को ट्रेनिंग में मानवर कांसीराम साहब तब बताते थे 2000 के पहले या उन्हीं का खुफिया कैडर, जिसको हमने बहुत मुश्किल से संविधान में जब हमने खोजा तो ये संविधान के अंदर सारी चीज़ें मिली, तब हमको ये लगा कि मानवर कांसीराम साहब 2000 के पहले वो संविधान को कितने गहराई से अध्ययन करते थे। और उन्होंने खुफिया कैडर कैंप में यह बताया था कि भारत का 3 संविधान बाबा साहब ने लिखा है। ये सब खुफिया जानकारी कहाँ से आएगी? जिसके अंदर जानकारी होगी वही तो आपको देगा ना। तो 3 संविधान वो बताते थे। पहला संविधान बताते थे कि ब्रिटिश भारत का संविधान बाबा साहब ने सबसे पहले लिखा था। दूसरा संविधान भारत का संविधान उन्होंने लिखा था। और तीसरा संविधान उन्होंने लॉर्ड बुद्धा, आज धम्मा को बोलते हैं, कि वह भी एक संविधान आपका है। कितने संविधान आप हमारा हटाओगे? ये 3 संविधान बाबा साहब ने लिखा है। तो अब इसका ज़बरदस्त प्रभाव है। अब इसमें हमें संविधान को बहुत बड़े अच्छे संविधान और बुद्धिज्म ये एक ऐसे तथ्य हैं कि अगर इसको सही ढंग से परिभाषित कर दिया जाए, सही ढंग से डिफाइन किया जाए, तो जो भारत की राजनीति है उसमें काफ़ी उथल पुथल मच सकती है, काफ़ी कुछ चेंजिंग हो सकती है, काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। और जो संविधान से जिन वर्गों को लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे संविधान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जिनकी अधिक संख्या है, जिनकी संख्या अधिक है, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उनको तो लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि संवैधानिक जानकारी उनके अंदर ना होने के नाते ये थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी संविधान को और बुद्धिज्म को बड़े ही गंभीरता से परिभाषित करने की ज़रूरत है। और आपने सुना, धन्यवाद।